कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो कभी बंगाल की सत्ता का केंद्र था, जहां शासकों की राजधानी थी, विशाल इमारतें थीं और हजारों लोगों की जिंदगी चलती थी। लेकिन आज उसी शहर के अवशेष खंडरों और पेड़ों के बीच बिखरे हुए हैं। आखिर लखनौती कहाँ गायब हो गई? आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस महानगर के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस शहर की पहचान को थोड़ा सुलझा लें। जिसे हम आज लखनौती या गौड़ कहते हैं, उसका नाम हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में सेन राजवंश के समय इसे लक्ष्मणावती कहा जाता था। वक्त के साथ आम बोलचाल में ये लखनौती बन गया और फिर धीरे धीरे ये नाम पूरे गौड़ क्षेत्र की उस विशाल राजधानी की पहचान बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों नाम क्यों? दरअसल नदियों के रास्ते बदलने की वजह से शहर का मुख्य केंद्र अपनी जगह से थोड़ा खिसकता रहा और इसीलिए लखनौती और गौड़ दोनों नाम एक ही महानगरीय पहचान का हिस्सा बन गए। और यही बात हमें मध्यकालीन बंगाल के राजनीति के एक बड़े सच की तरफ ले जाती है। सत्ता यहाँ कभी एक जगह टिक कर नहीं रही। 1204 में दिल्ली सल्तनत का कब्जा हुआ, फिर 1352 में पांडुआ स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की पहली राजधानी बनी। इसके बाद 1450 में राजधानी वापस गौड़ आ गई और अंत में 1595 में मुगलों ने इसे राजमहल भेज दिया। ये राजधानियां इतनी तेजी से क्यों बदल रही थी? इसका सीधा सा जवाब है नदियां। ये शक्तिशाली प्रशासनिक केंद्र पूरी तरह से नदियों के अप्रत्याशित बहाव पर निर्भर थे। नदियां ही शहर को जीवन देती थीं और नदियां ही उनका भविष्य तय करती थीं। और इन्हीं नदियों की वजह से लखनौती ने बेशुमार दौलत देखी। अपने सबसे शानदार दौर में ये शहर वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि ये बड़े और व्यस्त राजमार्ग थीं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, इन जलमार्गों से बेहतरीन क्वालिटी का रेशम और पूरी दुनिया में मशहूर यहाँ की मलमल के बड़े बड़े जहाज चीन और मलक्का जैसे दूर दराज के बंदरगाहों तक जाते थे। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने सल्तनत को इतना अमीर बना दिया कि यह शहर अपने समय के सबसे घने और शक्तिशाली महानगरों की कतार में आकर खड़ा हो गया। अब इस बेतहाशा दौलत का असर देखना हो तो यहाँ की वास्तुकला को देखना चाहिए। यहाँ की इमारतों का पैमाना वाकई अकल्पनीय था। 155 मीटर। जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पांडुआ में जो अदीना मस्जिद बनाई गई थी, उसका बाहरी आकार 155 बाई 87 मीटर था। ये अपने समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बनी सबसे बड़ी मस्जिद थी। एक ऐसी विशाल संरचना जो मीलों दूर से ही देखने वालों को खौफ और हैरत से भर देती थी। 1370 के दशक में सुल्तान सिकंदर शाह ने इसे बनवाया था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अदीना मस्जिद का ये विशाल मध्य भाग, जिसे सेंट्रल नेव कहते हैं, वो सिर्फ इबादत की कोई आम जगह नहीं थी। ये एक बहुत ही स्पष्ट, सोचा समझा और बेबाक राजनीतिक बयान था। सिकंदर शाह अपनी सल्तनत की अपार दौलत और अपनी महत्वाकांक्षा का दिखावा कर रहा था। वो खुद को अरब और फारस के महान सुल्तानों के बराबर खड़ा करना चाहता था और ये विशाल इमारत उसी शाही गुरूर का एक जीता जागता सबूत थी। इस वास्तुकला के पीछे का असली मकसद आपको और हैरान कर देगा। इस मस्जिद को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था कि यह दमिश्क और कॉर्डोवा की महान शाही मस्जिदों को सीधी टक्कर दे सके। सोचिए, मध्य पूर्व के विशाल साम्राज्यों को चुनौती देने वाली इतनी बड़ी और बारीक नक्काशी वाली संरचना बंगाल के जंगलों और नदियों के बीच खड़ी की गई थी। इसके खंडरों में बची हुई मेहराबें और ज्यामितीय पैटर्न बंगाल की वास्तुकला की उस ऊंचाई को दिखाते हैं जिसे देखकर आज के शोधकर्ता भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन इमारतों को देखने पर हमें उस समय के एक बेहद विविध और शानदार शहरी परिदृश्य का अंदाजा होता है। एक तरफ अदीना मस्जिद जैसी शाही इमारतें थीं जिनमें ससानी शैली से प्रेरित विशाल पत्थर के मेहराब बने थे, और दूसरी तरफ एक लाखी मकबरे जैसी संरचनाएं थीं जहां बंगाल की अपनी स्वदेशी शैली, घुमावदार छतें और टेराकोटा का बेहद खूबसूरत काम देखने को मिलता है। दाखिल दरवाजा जैसे बड़े गेट और लुटिन मस्जिद की चमकती रंग बिरंगी ईंटें इस बात का एकदम साफ सबूत है कि ये शहर सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से कितना आगे था। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन बेचैन कर देने वाला सवाल उठता है। अगर ये शहर इतना धनी, इतना विशाल और रणनीतिक रूप से इतना अहम था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया? इतने बड़े पैमाने का एक जीता जागता महानगर पूरी तरह से ढहकर एक घने जंगल में कैसे समा गया?
आइए इस ऐतिहासिक रहस्य के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पतन की असली वजह क्या थी। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की गहन जांच से हमें कई बड़े सुराग मिलते हैं और सच कहूं तो इसके पतन का कोई एक अकेला कारण नहीं था। एक तरफ तो हमारे पास कुछ ठोस ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे 1538 में शेरशाह द्वारा इस शहर में की गई भयंकर लूटपाट और आगजनी। दूसरा बड़ा तथ्य ये है कि शहर की लाइफलाइन यानी गंगा नदी ने अपना रास्ता काफी हद तक पश्चिम की ओर बदल लिया था। इसके अलावा एक ऐतिहासिक सिद्धांत ये भी है कि नदी के खिसकने से वहां रुके हुए पानी के बड़े बड़े दलदल बन गए और महामारियां फैलने लगी। रही सही कसर पुर्तगालियों के आने ने पूरी कर दी, जब समुद्री व्यापार यहाँ से खिसककर हुगली जैसे नए बंदरगाहों की तरफ चला गया। लेकिन इन सब में पर्यावरण की मार सबसे भयानक थी। 1793 में भूगोलवेत्ता जेम्स रनेल का एक बड़ा ही सटीक अवलोकन है। उन्होंने लिखा था, प्राचीन गौड़ के स्थल का कोई भी हिस्सा गंगा के वर्तमान तट से 4.5 मील से अधिक निकट नहीं है। जरा सोचिए, जैसे ही गंगा नदी शहर से मीलों दूर खिसकी, उसने यहाँ की पूरी बंदरगाह अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। जो सड़कें कभी रेशम और मलमल के व्यापार से आबाद रहती थीं, वो अब रुके हुए पानी, मलेरिया के मच्छरों और बीमारियों से भरे दलदलों में बदल गईं। जिसने भी बचने की कोशिश की, उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ा। लगातार राजनीतिक अस्थिरता, मुगलों के बढ़ते नियंत्रण और यूरोपीय समुद्री व्यापार के उदय ने तो मानो इस शहर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। साल 1595 में मुगल गवर्नर राजा मानसिंह ने राजधानी को रणनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित जगह यानी राजमहल में स्थानांतरित कर दिया। और बस इस एक फैसले ने लखनऊती और गौड़ की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। एक वक्त के इस सबसे अमीर महानगर को धीरे धीरे वीरान होने और पूरी तरह से प्रकृति के हवाले होने के लिए छोड़ दिया गया। आज के समय में जब कोई मालदा जिले के इन इलाकों से गुजरता है तो एक गहरा अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। जहां कभी बड़े बड़े जहाजों की आवाजाही होती थी और बाजारों का शोर गूंजता था, वहां अब सिर्फ आम के बागों से भरे घने जंगल और जंगली जानवरों की आहटें ही सुनाई देती हैं। इन्हीं जंगलों के बीच आज भी खामोशी से खड़े ये विशाल खंडहर, ये टूटी हुई मस्जिदें और ढहे हुए दरवाजे भारतीय इतिहास का एक बेहद अहम हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सब एक खोए हुए युग की ऐसी गवाही देते हैं जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। लखनौती की कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि कोई भी राजधानी हमेशा के लिए नहीं रहती। सत्ता बदलती है, नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, शहर उजड़ते हैं, लेकिन उनके खंडहर इतिहास से एक सवाल जरूर पूछते रहते हैं। क्या हम उन शहरों को सच में खो चुके हैं या वे आज भी मिट्टी के नीचे अपनी कहानी सुना रहे हैं?